एनसीएफ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, कैसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है एनसीएफ, हंस लो तुम, क्या कह रही हो, पेपर का डॉक्यूमेंट है, निशा कह रही है, हैशटैग निशा का लॉजिक है ना, दुनिया में अलग एकदम लॉजिक। देखिएगा तो एनसीएफ एक पेपर का डॉक्यूमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। तो अगर हम एनसीएफ की बात करें तो ये एनसीईआरटी का डॉक्यूमेंट है, पेपर का नहीं, पेपर में प्रिंट निकाला गया है बाद में। तो एनसीएफ की अगर हम बात करें, एनसीएफ 2005 तो एक डॉक्यूमेंट है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा कि किस तरह की एक्टिविटीज स्कूल में होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, पीस एजुकेशन होनी चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दुनिया भर की रिकमेंडेशंस इसमें हैं। सेंट्रल स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन रेफर टू एज क्यों नहीं होता? अरे बहुत ड्रामे शांतनु, हम असफल हो जाते हैं एज अ सिस्टम और एज सिटीजन्स, जो चीजें डॉक्यूमेंट्स में होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में। तभी तो आप देख रहे हैं ना 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, अभी एक वाक्य याद आ गया बट बता नहीं सकती। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कब से हम बात कर रहे हैं? 64 से, 1964 से, और आज तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है अरे इसको ढो लो, अभी भी मतलब ढोते रहो। एनसीएफ उससे पहले कह रहा था, उसके बाद लर्निंग विदाउट बर्डन से उस टाइम पे जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई वो अलग कह रही थी। सब तो कह ही रहे हैं कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अप्लाई कर लो। हो कहां पा रहा है? तो कुछ हद तक हो पा रहे हैं, कुछ हद तक नहीं हो पा रहा। बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, तो वो धीरे धीरे जाके कहीं अप्लाई हो पाती हैं चीजें। तो एनसीएफ 2005 की अगर हम बात करें तो बहुत सारी तो ऐसी बातें हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो जमानों से कह रहे हैं हम कि कर लो बट हो नहीं पा रही। तो एनसीएफ 2005 एक डॉक्यूमेंट है जिसको एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किया, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 1963 दिल्ली में हेडक्वार्टर है, जो एजुकेशन में रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए एक काउंसिल है। एनसीईआरटी हम सभी जानते हैं, किताबें पढ़ते हैं आप एनसीईआरटी की, ऑथेंटिक बुक्स होती हैं एकदम। तो अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर्ड है, क्योंकि ये स्कूल एजुकेशन में वर्क करता है। एक एनसीएफ होता है एनसीएफ टीई, टीचर एजुकेशन के लिए 2009 में आया था, और इसको एनसीटीई प्रिपेयर करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये एक डिफरेंट चीज हो गई, इस पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एनसीएफ 2005 में पूछा जाएगा, और अभी एक नया एनसीएफ भी आया है, बट मुझे लगता है इस साल क्वेश्चन पूछेंगे। अगर एक शिफ्ट में भी पूछ लिया तो हम तुरंत आपको दूसरी शिफ्ट में वो करा देंगे, तो अभी से उसको पढ़ने का कोई खास फायदा है नहीं। तो एनसीएफ की जब हम बात करें तो एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किया है, ये 4th एनसीएफ है। सबसे पहले 1975 में आया एनसीएफ, फिर 19 बताओ कौन सी ईयर में आया, कि मुझे क्या पता है, 77, 1988, एक मिनट, हमें तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, 1988, ईयर 2000 और 2005, ठीक, ये 4th एनसीएफ था आपका, एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किया ऑफ कोर्स। तो 1975 में आया, फिर 1988 में आया, फिर ईयर 2000 में आया, और ईयर 2005 में आया। तो हम 2005 जो इसी को अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं लगभग हर जगह। तो ये तो ये हमें ध्यान रखना है, 4th एनसीएफ है, एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर्ड है। 22 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ, यानी जो 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें इसको ट्रांसलेट करके अलग अलग तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन ला पाए, करिकुलम उस तरह से डिजाइन कर पाए। प्रोफेसर यशपाल, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसको नेशनल स्टीयरिंग कमेटी कहते हैं। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, चेयरपर्सन थे इसके कौन? प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। चेयरमैन कहने से बचेंगे, जेंडर बायसनेस हो जाएगी। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। एक कमेटी थी, अगेन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, उसके ये हेड थे, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। और इसमें एक बात होती है, मैंने अलग से अगर एक सेशन लिया हुआ होगा इस पे, एक बार देखना। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक एस्से था जिसपे ये पूरा बेस किया गया। फिर एक रिपोर्ट आई थी 1992-93 में, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के, उससे भी प्रभावित हुआ ये। 8वीं अनुसूची में जो हमारी 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 भाषाएं हैं, 22 की 22 भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया। इसमें कहा गया कि जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड ना हो, जो लर्निंग है टेक्स्ट बुक को सब कुछ ना माने, एक्टिविटीज डिफरेंट तरीके होने चाहिए। जो लर्निंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या है? जहां टीचर भी एक्टिव है, जहां बच्चा भी एक्टिव है। जग और मग मॉडल को फॉलो ना करे। जग एंड मग क्या होता है भाई, कि जग एक बड़ा सा टीचर है और मग एक छोटा सा बच्चा है जिसमें भर देंगे आप सब कुछ, जो मैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आपको दिखाती हूँ, वो नहीं होना चाहिए। टीचर और बच्चे दोनों मिल करके एक्टिविटी करके, पैसिव कोई नहीं है, एक्टिव हैं और लर्निंग को क्रिएट कर रहे हैं, ये कहता है एनसीएफ। इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि किस पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है। 2018 दिसंबर में सीटेट में क्वेश्चन इस पे आया था, ठीक है। सीटेट के फॉर्म में साइन और पिक में
करेक्शन मांगा था वो मैंने कर दिया था, ये क्लियर क्या होगा, कब अप्रूव होगा वो मानेंगे या नहीं। और प्लीज बेस्ट विशेस तो है ही साहिबा, एक बार वो ओपन करके देख लो ना एप्लीकेशन, या कुछ अगर आपको रिजेक्शन मिला है, कोई मेल आया है, नहीं तो इनको मेल कर दो, इन्होंने एक ईमेल आईडी दिया हुआ है सीबीएसई वालों ने, जाके विजिट कर लो, ये आपके एंड में थोड़ी सी जिम्मेदारी बन जाएगी इस चीज की। अगर फेल नहीं हुआ है तो फिर तो हो ही जाएगा। एनसीएफ 2005 में रचनावाद की समझ प्राप्त होती है, बेस्ड है किस पे, कंस्ट्रक्टिविज्म पे, रचनावाद पे। वही रचनावाद जिसको पियाजे और वाइगोस्की बिलोंग करते हैं, ब्रूनर बिलोंग करते हैं, यानी जो बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करता है। यानी बच्चा क्या है, सक्रिय है, ज्ञान का निर्माता है ना, सोसाइटी हो या पियाजे के अनुसार फिजिकल एनवायरनमेंट हो, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, सुविधा दाता है ना। टीचर वो नहीं है, एक गार्डनर की तरह है जो फैसिलिटेट करे, जहां जरूरत हो वो अवेलेबल हो, बच्चों को बूस्ट करे। टीचर भी एक्टिव, बच्चा भी एक्टिव, ऐसा नहीं टीचर का रोल नहीं है। टीचर का क्या रोल है, फैसिलिटेटर का, सुविधा दाता का। तो जैसे एक पौधा आप लगाते हैं तो उस पौधे में दुनिया भर का पानी एक ही दिन में नहीं डाल देते, सारी सनलाइट एक ही दिन में नहीं दे देते, खींच के बड़ा नहीं कर देते। इसी तरह से बच्चों को आप माहौल देते हैं तो फैसिलिटेट करते हैं, माहौल तैयार करेगा टीचर, डिक्टेटर नहीं होगा। अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य बहुभाषावाद होना चाहिए, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म। एक मल्टीलिंगुअल कंट्री में अगर हम बात करें तो लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ऐसा हम कह रहे हैं। दूसरा सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश एज अ नॉर्मल थिंग। इसमें दो चीजें आती हैं, मैंने बहुत पहले कई बार डिस्कस कर चुकी हूं कि अगर आपसे मल्टीलिंगुअल कंट्री पूछा जाए तो आप कहेंगे ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश। और अगर आप ये कहें कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में, वैसे हम इंग्लिश को पढ़ते हैं क्योंकि मातृभाषा तो है नहीं हमारी, तो ये दोनों ही बातें सही होती हैं। इस पर बहुत विवाद रहता था। लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करेगा ही कि बच्चा करके सीखे और बहुभाषिता, एक से अधिक भाषाएं बच्चा सीख पाए, चाहे वो अंग्रेजी हो या कोई भी भाषाएं हो, बाकी सबको बढ़ावा देना है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक ना होकर के क्लासरूम को चाइल्ड सेंटर्ड सेंट्रिक होना है। इसके कुछ 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। वो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स कौन से हैं कि एक तो लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी जो बच्चा है उसकी बाहर के जीवन से जोड़िए ज्ञान को, जो वो रियल दुनिया में सीखता है वैसे एग्जाम्पल्स दीजिए, ठीक। और अगर हम बात करें रोट लर्निंग से दूर ले जाइए लर्निंग को, रट्टाफिकेशन, रटंत विद्या चलंत नहीं, क्या करिए, एक्टिविटी सेंटर्ड बनाइए। तीसरी चीज क्या है, करिकुलम को थोड़ा एनरिच्ड बनाइए, जो टेक्स्ट बुक के बाहर की दुनिया में जाए, सिर्फ रटने पे फोकस्ड ना हो। इसके अलावा फोर्थ क्या है, एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट हो बच्चे की जो नेशन के लिए एक धरोहर के रूप में साबित हो, एसेट के रूप में साबित हो, डेमोक्रेटिक व्यक्ति बन पाए, अपनी बात कहना, दूसरों की बात सुन पाना, ये सारे गुण उसमें हो पाए। एग्जामिनेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाइए, बच्चे को डर ना भर जाए उसके अंदर एग्जाम को लेकर के। तो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक्टिविटीज से लेके अलग अलग तरह की चीजें जो भी हम रिफॉर्म्स एग्जामिनेशन में ला सकते हैं वो ला पाए। तो ये 5 हिंदी में गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैंने अभी आपको इंग्लिश में दिखाया था। मोनिका क्या कह रही है, मैम क्या आप केवीएस पीआरटी क्लास करियर पर बाइलिंगुअल लेंगी या सिर्फ इंग्लिश में लेंगी? मोनिका, जैसे क्लासेस चल रही हैं आपकी या चलती हैं जनरली, जिसमें मैं हिंदी अगर इंग्लिश यदि मैं प्रयोग कर रही हूँ, अभी मेरी स्पीड भी मैंने थोड़ी कम कर दी, अगर आप करियर पे देखेंगे थोड़ा डिटेल में चलते हैं, रुक रुक के चलते हैं, प्रॉपर समझते हैं, क्योंकि डेली क्लास होती है, समय बहुत है। तो उस केस में तो मेरी कोशिश रहती है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ पाएं, लेकिन आप एक डेमो लेक्चर लेके देख लीजिएगा। अगर उसके बाद आपको लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप प्लीज वहां एनरोल ना करें, क्योंकि इस चक्कर में कई लोगों में डर है बस हिंदी और इंग्लिश का। अदरवाइज नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में ही समझ रहे हैं हम। जैसे कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको हमें इंग्लिश में ही पढ़ना होता है, चाहे आप हिंदी मीडियम के भी हैं तब भी, तो वही भाषा रहेगी जिस तरह से मैं पढ़ाती हूँ। थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों का ही कोशिश तो ये रहेगी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो पाए, ठीक है ना। तो अभी एक सेशन होगा 12 या 13 को, मैं एक सेशन लूंगी, तो उसी तरह से फिर आपको आइडिया लग जाएगा कैसे पढ़ाई होने वाली है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मुख्य उद्देश्य वही कि ज्ञान जो स्कूल में या क्लास में पढ़ रहे हैं उसको बाहर के जीवन से जोड़ें, रटंत प्रणाली से दूर करें, मुक्त करें। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, एक्टिविटी सेंटर्ड हो, जो लर्निंग है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी पैदा हो जो नेशन के लिए एक रिसोर्स या एसेट का काम करें। तो ये कुछ बेसिक बातें, अगर इन 5 बातों को आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपका एनसीएफ का क्वेश्चन गलत नहीं होता। और ये शिक्षा बिना बोझ के आभार की लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 की रिपोर्ट थी जिसपे ये बेस्ड था एनसीएफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पोर्टफोलियो, अब ये सीसी की बात हो गई, 1 मिनट में समझा के और निकल जाएंगे हम। लास्ट टॉपिक है, फिर छुट्टी हो जाएगी आपकी। और इसी बात पे आप लाइक शेयर कर दीजिए अगर भूल गए हो, ना भी भूलें। वैसे मुझे खुद जब पढ़ाने की बात होती है तो ये सब याद रहता नहीं है। शांतनु क्या कह रहे हैं, बिग,
हार्ट मैम, आफ्टर KVS PRT सिलेक्शन इट्स माय ड्रीम टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑन इंटरव्यू विद यू। शांतनु, बिल्कुल कोशिश पूरी रहेगी, सबका इंटरव्यू हम नहीं ले पाते हैं, बट बिल्कुल कोशिश रहेगी। आपकी स्टोरी अगर इंटरेस्टिंग है या आप 2-4 बार मेल कर देते हैं सही समय पे, तो कोशिश रहती है और कि हम सेशन ले पाए, या एक फॉर्म भी फिल करने का ऑप्शन होता है उस टाइम पे। अब लास्ट टॉपिक है आज का, और शांतनु एक कोर्स की फीस आपने आज सुपर चैट कर करके बहा दी है, थोड़ा पैसे को बचा के रखो यार, हैं? ऐसी तो क्या ही बात हो गई, बहुत पैसा है, जिंदगी कम है, जिंदगी क्या क्या बोलती थी मैं, जिंदगी कम पैसा बहुत, समथिंग समथिंग ऐसा ही कुछ होता था, है ना? हाँ हाँ, एक डायलॉग होता था कॉलेज के टाइम पे, पैसा होता नहीं था वैसे सच में तब, है ना? पैसा बहुत, जिंदगी कम, हाँ ये होता था। खैर छोड़िए, ये सब बातें हंसी मजाक की हैं। आ जाइए इधर वापस से, देखिएगा, समझते हैं। कोई कह रहा है कोई मुझे दे दो, शॉपिंग करना है। नहीं संजना, फिर तो ठीक है, उनको सुपर चैट ही कर लेने दो, आपकी शॉपिंग पे हम पैसे व्यर्थ नहीं कराएंगे। चलिए सीसीई पढ़ते हैं 2 मिनट में और निपटा देंगे। असेसमेंट के बारे में हमने एनईपी में बहुत बात की है, उसी से थोड़ी बहुत जुड़ी हुई बातें हैं। सीसीई सीबीएसई ने लागू किया 2009-10 के आसपास की बात है, और जब ये ग्रेडिंग सिस्टम जीपीए सिस्टम आया। सीसीई क्या है? इसमें 3 चीजें हैं सीसीई में, इसको ऐसे समझेंगे अपने निमोनिक के फॉर्म में ही, जो स्टाइल अपना है बाबूराव वाला। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूअस को हम क्या कहते हैं? सतत। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का सिंपल मतलब होता है व्यापक। ठीक है जी, व्यापक। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं, करवाली बेइज्जती हो गई खुश, ये कोई तो कह रहा है, आपस में एक दूसरे को कहते रहते हैं कि इसका फ्री क्लास चला गया। यार मैं आपको तरीके सारे बता दूंगी, लेकिन बीच में सीटेट है, तो या तो एंड में मैराथन्स हो पाई तो अभी से मैं वादे नहीं करूंगी, पता चले मैं उस टाइम पे व्यस्त हो गई, बट हाँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भरपूर हो जाएगी। और बहुत ज्यादातर अगर आपको करना है ना, तो ज्यादातर चीजें फ्री मिल जाएंगी आपको चैनल पे। 2500 के आसपास वीडियोस हैं, इतना फ्री पढ़ाया है, जब फ्री की बात नहीं होती थी ना टीचिंग एग्जाम्स में, तब से फ्री चल रहा है। तो आप अगर सच में आपको दिक्कत है, तो या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैंने कुछ लोगों को फ्री भी एक्सेस दिलाया है कोर्स का, जिनको एक्सट्रीमली दिक्कत है। झूठी बातें मत करिएगा, क्योंकि वो फिर एक गलत चीज हो जाएगी। पूरी टीम लगी हुई होती है, पूरा सर्वर से लेके नोट से लेके दुनिया भर की चीजें तैयार होती हैं। मैं आपको अकेले बहुत कुछ करा सकती हूँ, बट बाकी लोगों के एक्सपेंस पे नहीं। तो अगर सच में दिक्कत है तो आप मेल कर दीजिए, मैं फ्री एक्सेस भी दिलाया है कई लोगों को। उसके अलावा अगर उतना भी नहीं है और YouTube से ही पढ़ना है, तो इतना कराया हुआ है कि आप ढूंढ ढूंढ के चैप्टर्स पुराने वीडियोस से निकाल के ज्यादातर चीजें कवर हो जाएंगी। कुछ % अगर रह जाता है तो वो नया होगा, उसके लिए मैं आपको रिसोर्सेज बता दूंगी कहाँ से पढ़ने हैं। और अगर फिर भी पेडागोजी पढ़ना है तो पेडागोजी स्पेशल बैच KVS के लिए आया हुआ है, 800 का बैच है। 1650 रुपए फीस है एग्जाम के फॉर्म भरने की। आज ही मुझे किसी ने बताया बैच में कि वो 1500 रुपए लेकर के गई थी अपनी मदर के साथ, अर्चना नाम था उनका, और उसमें टैक्स वैक्स लग जाता है, फिर पेपर जो आपका फाइनल पेमेंट होता है, तो वो 1650 रुपए में फॉर्म भरा गया। वो बैंक पे डिपेंड करेगा कितनी फीस है किस बैंक की, KVS का। तो फॉर्म भरने के पैसे 1650 हैं। बैचेस आपको 800 और 2000 में मिल रहे हैं, जिसमें 10-10, 12-12 टीचर, नोट्स और दुनिया भर की चीजें हैं। ठीक, चलिए समझते हैं। तो इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। अब बीच में मत बोलेगा, लास्ट में बातें करेंगे। कॉन्टिन्यूअस एंड, तुम्हें क्या लगा तुम्हें बोल रही हूँ? सतत एवं, इंसान को पता होता है अपने लक्षणों का। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। व्यापक का मतलब क्या है? यानी सभी पक्षों में, सभी पहलुओं में। ठीक। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? होलिस्टिक। होलिस्टिक में क्या आ गया? सर्वांगीण, जिसको हम हिंदी में कह रहे हैं। ये आपने अपने बीएड में, डीएलएड में, हर सब्जेक्ट में पढ़ा है। बोर हो जाते थे पढ़ पढ़ के। ईवीएस में भी यही लिख के आना है, सीडीपी में भी यही लिख के आना है, मैथ्स में भी यही लिख के आना है। सीसीई ऐसा टॉपिक है जो सब में कॉमन है, और आज आप सीटेट में देखते हैं सभी में कॉमन आता ही है। तो अगर हम बात करें होलिस्टिक की, तो इसमें एक होता है स्कोलैस्टिक पक्ष, यानी शैक्षिक पक्ष, जो पेन और पेपर से संबंधित है। स्कोलैस्टिक एस्पेक्ट, जिसको हम शैक्षिक पक्ष कह रहे हैं, जिसमें पेन पेपर टेस्ट होगा, है ना, मेमोरी बेस्ड चीजें भी होंगी, मैथ से जो भी है। और दूसरा है आपका को स्कोलैस्टिक पक्ष। को स्कोलैस्टिक पक्ष, को स्कोलैस्टिक यानी सह शैक्षिक पक्ष। सह शैक्षिक पक्ष। ठीक। अब को स्कोलैस्टिक क्या है?
भाई जितने भी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज है ना, स्कोलास्टिक मतलब पढ़ना लिखना, कॉग्निटिव एस्पेक्ट से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं। को स्कोलास्टिक क्या है? स्पोर्ट्स हो सकता है, ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, कुछ और में आप अच्छे हो सकते हैं। तो बच्चे के दोनों ही पक्ष में उसका आकलन करना है। सिर्फ पेन पेपर में जो लास्ट दिन वो लिख करके आ गया उसी पे नहीं, वो बाकी पक्षों में कैसा है, उसका संज्ञानात्मक पक्ष, उसका अफेक्टिव पक्ष, उसका साइकोमोटर डोमेन, सब में कैसा है। श्वेतलानिया भोविक कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम कोलकाता, क्लियर्ड सीटेट 2021 इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली बाय फॉलोइंग लेट्स लर्न दिस संडे दे विल बी WB टेट, प्लीज गिव मी ब्लेसिंग्स मैम, ऑल द बेस्ट। भाई आप सभी को, जितने भी लोग वेस्ट बंगाल से हैं, मैं सारे सब्जेक्ट की मैराथन यानी नहीं ले पाई हूँ, बट आप प्रीवियस मैराथन प्लीज देख करके जाइएगा, उस केस में आपको हेल्प मिल जाएगी ना फॉर जो नोट्स दिए हैं। ठीक, अगर हम बात करें स्कोलास्टिक प्लस को स्कोलास्टिक मिल करके होलिस्टिक बनता है, सर्वांगीण बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहां सभी पक्षों से है, ऑल एस्पेक्ट से है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि लगातार कॉन्टिन्यूअस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही आप बच्चे का आकलन करते रहें। आकलन या मूल्यांकन की जरूरत क्या होती है कि आपको फीडबैक मिले कि जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप सिखा रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं, क्या वो काम का है, उसके ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव हो पा रहे हैं। इवैल्यूएशन का ही एक भाग है, इवैल्यूएशन का क्या है, हिस्सा है। मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देती हूं। असेसमेंट, आकलन क्या है, जस्ट एक पार्ट है इवैल्यूएशन का। असेसमेंट यानी आकलन, तो आकलन एक हिस्सा है मूल्यांकन का। आकलन हम फीडबैक की तरह यूज करते हैं, अभी असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग पे भी आएंगे। और इवैल्यूएशन एक बड़ा सर्कल है जिसके अंदर समाहित हो जाता है असेसमेंट। तो असेसमेंट जनरली हम देखते हैं फीडबैक के लिए होता है, फीडबैक के लिए होता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, कहां आपको बदलाव की जरूरत है, कहां बेहतरी कर सकते हैं, किन मेथड्स में परिवर्तन की जरूरत है, ये सब आकलन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। आप बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं, क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ये होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आकलन फीडबैक के लिए। ये ध्यान रखिएगा, आप फीडबैक के लिए ले रहे हैं, बच्चे को जज करने के लिए, उसको लेबल करने के लिए, उस पर ठप्पा लगाने के लिए नहीं ले रहे हैं, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साहिबा, अगर ठीक से सबमिट हो गया था तो। अगर टाइम से नहीं आया एडमिट कार्ड तो पहुंच जाएगा CBSE, या उनको मेल लिख दीजिएगा। अरे अगर नहीं होगा ना, शांतनु, KVS में अगर सिलेक्शन हो गया तो सभी को दिल्ली में शानदार पार्टी, भले टॉप ना कर पाए तो शांतनु मेहनत करिए, अगर जैसा शब्द हट जाएगा फिर। अगर हम इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो इवैल्यूएशन में असेसमेंट भी शामिल है, तो इसमें जजमेंट प्लस इंप्रूवमेंट या फीडबैक दोनों शामिल होते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि आप बच्चे का जो आकलन करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, इसलिए कभी नहीं करते कि लेबल करें, उस पर ठप्पा लगाएं, ये पुअर है, ये बिल्कुल खराब है पढ़ने में, ये एक्सीलेंट है, ये इतने % लाता है, ये नहीं करना है। फीडबैक के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए हमें कोशिश करनी है। ठीक, जजमेंट के लिए इवैल्यूएशन में जजमेंट भी शामिल है, इंप्रूवमेंट भी शामिल है, इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं। लेकिन जनरली कभी भी पेपर में ऐसा नहीं होगा कि जजमेंट के लिए इवैल्यूएशन की बात भी करे, वो इंक्लूडेड है उस चीज में। अब असेसमेंट में भी हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं चीजें। असेसमेंट को भी 2 प्रकार में बांटा हुआ है, एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा है सम्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट यानी आकलन। अब ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, FA बोल रहे हैं, रचनात्मक आकलन, और दूसरा है सम्मेटिव असेसमेंट जिसको हम योगात्मक आकलन बोल रहे हैं। जनरली जो इनकी, अब तो वैसे टर्म 1 टर्म 2 आ गए, बट आपका पेपर अभी भी यही कह रहा है कि 60% जो है वो वैल्यू है SA1 और SA2 की, और FA जो कि 4 होते हैं साल में, उनकी वैल्यू है 10-10% के हिसाब से 40%। ठीक है, इसमें ये फीडबैक के लिए लिया जाएगा और वो जजमेंट के लिए लिया जाएगा। जो FA है वो फीडबैक के लिए, रचनात्मक का मतलब ये फीडबैक, इंप्रूवमेंट, इन सब के लिए। SA जो है वो जजमेंट के लिए लिया जाता है, इतने % आए, एंड में क्या रिजल्ट निकला उसके लिए, एंड रिजल्ट के लिए। ऐसे में आपका हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम या बोर्ड एग्जाम्स। FA में जो भी आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट, डेली बेसिस पे जो आप बच्चों को कॉन्टिन्यूअसली असेस कर रहे हो अलग अलग पक्ष में, वो सब चीजें आती हैं। अगर आप FA और SA को आपने समझ लिया, 60% जो वेटेज है वो SA की है। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। असेसमेंट, असेसमेंट यानी आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन। और देखिए, ऑफ लर्निंग
यानी सीखने का आकलन, पहले लिखेंगे एज लर्निंग यानी सीखने के साथ आकलन। टाइम बताना। ठीक है, ओके। फॉर लर्निंग यानी के लिए, ऑफ लर्निंग यानी का आकलन, यानी बाद में होगा ये ऑफ। ठीक, तो एज लर्निंग की जब भी बात होती है, एज का मतलब ये सेल्फ असेसमेंट या पीयर असेसमेंट, यानी या तो बच्चा स्वयं का आकलन खुद कर रहा होगा या फिर पीयर्स यानी उसके जो साथी समूह है, जो अभी आपकी एनईपी भी कह रही है, यही बात रिपीट होती है सब जगह, जो सहपाठी हैं उसके क्लासमेट्स हैं, वो एक दूसरे की नोटबुक चेक कर रहे हैं या पूछ रहे हैं एक दूसरे से क्वेश्चंस, फिर एक दूसरे को रेट कर रहे हैं। पीयर ग्रुप या फिर सेल्फ, आप खुद आकलन जब खुद का कर रहे हैं, ये क्या हुआ? एज लर्निंग हुआ। ये भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग होता है, यानी जब टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया चल रही है तभी, क्लासेस में इधर उधर जब भी एक्टिविटी चल रही है उसी दौरान होगा। उदय सर की क्लास है 11 से 1 संडे को ऑफलाइन, आप बिल्कुल आ सकते हैं, उनका सर खा सकते हैं, उनसे कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना कंचन? मेरी 1 से 4 है और उनकी कितने से कितने हैं? 11 से 1। ठीक है, चलिए और समझते हैं फॉर लर्निंग क्या कहानी है भाई। आप सारे डाउट्स अपने लेके आ सकते हैं सीटेट के रिगार्डिंग। फॉर लर्निंग बस उठ के नहीं आना है सीट से, क्योंकि मिसमैनेजमेंट हो जाता है कोशिश करनी है, वहीं से पूछ लेना है, माइक दे देंगे आपको। फॉर के लिए, फॉर लर्निंग क्या है भाई? फॉर लर्निंग है, ये भी ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही होगा, ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, TL यानी क्लासरूम में चल रही है पढ़ाई, और ये उसी के लिए होगा, फीडबैक के लिए होगा, इंप्रूवमेंट के लिए होगा। अगेन इसमें टीचर और लर्नर दोनों आ सकते हैं, यानी टीचर भी शामिल हो सकता है और लर्नर भी जहां जरूरत पड़े। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपकी क्लास शुरू हो गई है या बीच में टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, शुरुआत में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये फॉर लर्निंग है। जो FA का पार्ट होते हैं, एज भी और फॉर लर्निंग भी, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी और असेसमेंट एज लर्निंग भी, फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन। यहाँ पेन पेपर से ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड आकलन होगा। और अगर हम बात कर रहे हैं ऑफ लर्निंग की, तो ये सम्मेटिव का पहलू है, यानी ये सम्मेटिव आकलन के अंदर आता है, ये जजमेंट के लिए कहीं ना कहीं होगा, फीडबैक से ज्यादा। भाई आपका अगर पेपर सीटेट का फाइनल हो गया, जिस दिन आप दे करके आ गए, तो ऑफ लर्निंग हो गया ना, आज तक की जितनी लर्निंग थी सब पता लग जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, बात खत्म, उनको नहीं फर्क पड़ता कैसे सीखा। तो कैसे सीखा, फॉर लर्निंग और एज लर्निंग में ध्यान दिया जाता है। जैसे आप अभी सीख रहे हैं, आपका कोई डाउट है, आपने पोल में गलत जवाब दे दिया, दुनिया तो खत्म नहीं हो रही, फीडबैक के लिए है, फॉर लर्निंग है। मैंने आपसे बीच में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, फॉर लर्निंग है। आप खुद से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एज लर्निंग है। लेकिन फाइनल रिजल्ट के लिए जब पूछा जा रहा है, फाइनल पेपर है, जजमेंट के लिए है, इतने % नंबर दिया जाएगा, तो वो एस से है, ये पेन पेपर टेस्ट होगा। बाकी जो है फॉर और एज, ये एक्टिविटी बेस्ड होंगे, है ना, ये पेपर पेंसिल टेस्ट जिसको हम कहते हैं, एस से पेपर पेंसिल टेस्ट होगा। अब किसी को इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, क्योंकि ऐसे बात तो इस पे कितनी भी देर की जा सकती है, बट जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो यही है। याद रखिएगा, हम आकलन इसलिए करते हैं, जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो लर्निंग के उद्देश्य हैं, कि भाई आप जब लेसन प्लान भी बनाते हैं तो कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, विशिष्ट और सामान्य उद्देश्य होते हैं, कि भाई इस चैप्टर को पढ़ के बच्चा ये सीखेगा। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, अच्छा इंग्लिश से उसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी, लैंग्वेज अच्छी होगी, फलाना अच्छा होगा, ढिमकाना अच्छा होगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये किस सीमा तक, किस हद तक अचीव हो पाए, इससे इसका पता आकलन लगाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स के अचीव होने की जो बात है, वो आकलन के द्वारा संभव होती है या इवैल्यूएशन के द्वारा संभव होती है। क्लियर है बात? अब अगर हम बात कर रहे हैं, तो आकलन के कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो, पेपर में पूछा ही जाता है, टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट बोलते हैं, अगर आपने सेशन लिया होगा CCE वाला। टेक्निक्स, इससे खराब मैं नहीं लिख सकती, थोड़ा साफ लिख देती हूँ। टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट यानी तकनीकें हैं आकलन की, टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, समझ जाइएगा। इसमें बहुत सारे तरीके हैं, सैकड़ों तरीके हैं। और टेस्ट के भी 2 टाइप है, एक स्टैंडर्डाइजेशन, एक टीचर मेड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है, मैंने किसी मैराथन में आपके साथ डिस्कस किया था, दोबारा रिपीट अभी नहीं करूंगी। वैलिडिटी होती है, उसमें वैलिड होता है, रिलायबिलिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है ना। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा उसमें भी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, KVS जैसा, जिसमें परसेंटेज मैटर करेगी, या D+B जैसा। और दूसरा है CRT, CTET या टेट जैसा, जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है चीजें। तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट के दोनों उदाहरण है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट की प्रॉब्लम क्या है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रख पाते, जबकि टीचर मेड टेस्ट फ्लेक्सिबल होते हैं, वो ध्यान रख पाते हैं। अगर टेक्निक्स की बात करें हम, असेसमेंट के बहुत तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक तरीका है पोर्टफोलियो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताइए जरा,
बताइए मोहतरमा। छोड़ दिया तुम, दिमाग घर पे रख के आ गई, खत्म है। शादी कर रही हो तो ऐसे करोगी। ये देखो मैं जान के मजे ले रही हूँ उसके, कुछ नहीं कर रही है, हैं? बताओ बताओ फटाफट से बताओ टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। चक्कर आ गए कई लोगों को ये सुन करके हमारे आसपास, कोई बात नहीं, होता है। फटाफट से बताइए, बस आप सोने चले जाइएगा। ये लास्ट टॉपिक है पोर्टफोलियो करके, फिर आप सो सकते हैं। फिर मेटाकॉग्निशन, मेमोरी वाला क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ प्ले, ये मैं किसी और दिन करा दूंगी, है ना। इंग्लिश नोट्स का भी एक डिस्कशन क्लास, अरे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो मैराथन सेशन होंगे आपके, डोंट वरी। गजब बेइज्जती है। लिखो लिखो लिखो, मैं देखना चाह रही हूँ कितने लोग सच में पढ़ रहे हैं। हाँ, क्या पूछे हैं, भूल गए क्या? चेकलिस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स और र्यूब्रिक। र्यूब्रिक्स तो एक स्टैंडर्ड है, एक पैमाना है कि इस सेट पे इतने परसेंट क्वेश्चंस मुश्किल आएंगे, सॉरी इतने परसेंट क्वेश्चंस आपके इजी आएंगे, इतने परसेंट क्वेश्चन मॉडरेट आएंगे। तो वो उस स्टैंडर्ड पे सेट होता है, उस स्टैंडर्ड को, उस पैमाने को र्यूब्रिक कहते हैं। चेकलिस्ट हो गई, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो गए, और भी सैकड़ों तरीके हैं। इंटरव्यू हो गया, देखो लोगों को याद आने लगा है। सोशियोमेट्री हो गई, एग्जैक्टली। और बताइए सरकार, ऑब्जर्वेशन हो गया। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने आग लगा दी, लिटरली नहीं मेटाफोरिकली। चलिए बहुत बढ़िया, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को कुछ कुछ बातें याद हैं। तो पोर्टफोलियो हो गया, चेकलिस्ट हो गई, रेटिंग स्केल नाम की एक चीज होती है जो किसी ने बताई नहीं, ठीक। रेटिंग स्केल हो गया, और क्या हो गया, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो गए, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन जिसको हम कह रहे हैं। इसमें भी इंटरव्यू आपका पहले से प्लान्ड हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है। ऑब्जर्वेशन कई बार ऐसी होती है जो स्ट्रक्चर्ड होता है, बच्चे को पता हो, कई बार उसको नहीं पता होता, तब भी आप उसका आकलन कर रहे हो कि वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, मान लीजिए पेंटिंग कर रहा है, कोई ओरल टेस्ट दे रहा है, तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता कैसी है, यानी वो खुद को एक्सप्रेस कैसे करता है। कोई और एक्टिविटी और चीजें उसके अंदर की जो भी एप्टीट्यूड्स हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेलते हुए, यानी डेली बेसिस पे आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही है कॉन्टिन्यूसली आप असेस कर रहे हैं बच्चे को, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक पक्ष में, जज करने के लिए नहीं, फीडबैक के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। पोर्टफोलियो क्या है, एक तरह की फाइल है ना। आपके काले चिट्ठे हैं, आई मीन इसमें ज्यादातर अचीवमेंट्स शामिल होती हैं, या कुछ जो भी विशेष है बच्चे के बारे में, या जो भी उसने किया है वो सब इसमें इंक्लूडेड होगा। पोर्टफोलियो मान लीजिए किसी की शादी हुई होगी, आसपास आपने देखा होगा, तो एक एल्बम जिसको हम कहते हैं ना, तो वैसा है ये कि अच्छे अच्छे फोटोज तो बहुत सारे थे वहां। एक ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये स्टेजेस में या चरण, जितने भी स्टेप्स हैं अलग अलग लर्निंग के, उस पे जो भी खास चीजें हो रही हैं उनको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ये आपका पिक्चर की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में ये हो सकते हैं। तो अलग अलग जो चरण हैं अधिगम के, उनको रिकॉर्ड किया जाता है पोर्टफोलियो के द्वारा। तो वो जो एल्बम है उसमें बहुत सारे फोटो क्लिक हुए होंगे, उनमें से कुछ 100, 200, 500 फोटोज उस एल्बम में होंगे, या वीडियो बहुत सारी फुटेज बनी होगी। यानी बच्चा एक्टिविटी तो बहुत सारी करता है, सारी एक्टिविटीज नहीं, बट जो जरूरी है या अलग अलग चरणों को दर्शाती हैं, ओवरऑल प्रोसेस को बताती हैं बच्चे की, और जो भी उसके बारे में विशेष चीजें हैं, किस चीज में वो अच्छा है, क्या है, वो सारी चीजें पोर्टफोलियो में होती हैं। और जैसे लोग मॉडलिंग के लिए जाते हैं तो अच्छे अच्छे फोटो खिंचवाते हैं, तो उस तरह से अचीवमेंट को यहाँ शामिल किया जाता है। ठीक, क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं है। चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट है कि मान लीजिए अच्छा बच्चे के बिहेवियर या सोशल लर्निंग में वो कैसा है, तो अच्छा ठीक जवाब दिया, चलो इसमें चेक लगा देते हैं, नहीं इस चीज में अच्छा है तो क्रॉस, या फिर मतलब जो जो चीजें उसमें हैं, जो जो विशेषताएं हैं, जिस भी एस्पेक्ट में आप उसको चेक कर रहे हैं उसमें तो टिक करेंगे, या तो ब्लैंक छोड़ेंगे, या क्रॉस लगाएंगे। अगर हम बात करें रेटिंग स्केल की, तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 बच्चा बोलने में कैसा है, बच्चा दूसरों के साथ बिहेवियर में कैसा है, तो आप इस पे 5.5 रेट कर रहे हैं। पिज्जा भी मंगाते हैं तो वो रेटिंग स्केल मांगता है ना आजकल, तो स्विगी, जोमेटो और सारे ही जितनी भी जगहें हैं फीडबैक देते हैं, तो रेटिंग स्केल पे आप ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितना रेट करेंगे किसी बिहेवियर को। एक चीज होती है सोशियोमेट्री, कि बाकी बच्चों को कितना पसंद करते हैं, या उनके साथ व्यवहार कैसा है, समाजमिति विधि कहते हैं इसको। जब हम मॉनिटर्स चूज कराते थे तो कहते थे कितने लोग वोट करेंगे इसको, तो जिसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं, वो सोशियोमेट्री विधि का उदाहरण है कि बाकी बच्चों के साथ रिलेशन बच्चे के कैसे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसकी, रेटिंग स्केल की, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं शॉर्ट में, कम शब्दों में, कुछ लाइंस में कोई एक घटना हुई
बच्चे ने दूसरे बच्चे का सर फोड़ दिया, मतलब जो नहीं फोड़ना चाहिए, कुछ और हो गया इस तरह का, कोई विशेष घटना हुई, किस दिन कोई बात हुई, तो वो इंसिडेंट्स होते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में। इंटरव्यू में तो आप बच्चे से डायरेक्ट Q&A कर ही सकते हैं। विश्वकर्मा प्रसाद कह रहे हैं, नमस्ते मैम, बिहार आरा से हूं मैम, फॉर लर्निंग में सेल्फ असेसमेंट हो सकता है क्या, जब ऑप्शन में फॉर लर्निंग और एज लर्निंग दोनों हो? थैंक्स अलॉट। तो फॉर लर्निंग में एज लर्निंग, यार इसका पार्ट एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, बट अगर ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आप फॉर लर्निंग लगा सकते हैं, क्योंकि ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग हो रहा है ना। ये अपने आप में अलग टाइप है अगर वैसे आप देखेंगे तो, बट हाँ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ही होता है एज लर्निंग भी, तो जरूरत पड़े, मजबूरी आ जाए तो वैसा भी आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आप आरा से हैं विश्वकर्मा। चलिए अब आज आपका कोई डाउट हो किसी भी बात को लेके, क्योंकि जितना भी जरूरी बातें हो सकती हैं, अदरवाइज तो ये साल भर कोर्सेज चलते हैं, हम लोग कितने लंबे लंबे डिस्कशंस करते हैं, तब जाके इस बात का निष्कर्ष निकल पाता है। बट कोशिश की है कि जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं डिटेल में जाकर के इन मैराथन के थ्रू आप तक पहुंच पाए।